कभी कोई इंसान किसी के कर्म को नहीं बदल सकता है और जो लिखा जा चुका है उसको कोई मेट नहीं सकता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जब भी किसी के साथ में कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाए तो बहुत सारे लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, अरे भैया वहां ना जाते तो ऐसा ना होता, ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो पहले से तय है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, आज हम आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। बस मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में बड़े ही ज्ञानी पंडित रहते थे, दूसरों को ज्ञान बांटते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि पंडित जी को अपने बचपन के एक मित्र की याद आ जाती है। उससे बड़ी अच्छी दोस्ती थी पंडित जी की। तो पंडित जी को अचानक ऐसा लगने लगता है कि आज चाहे कुछ हो जाए हम अपने उस दोस्त से मिलने जरूर जाएंगे। काफी दिन हो गए मैं अपने दोस्त से नहीं मिला। और दोस्तों, वो जो दोस्त था वो पंडित जी के गांव से काफी दूरी पे रहता था। उसके गांव तक जाने के लिए बीच में 4-5 गांव को पार करना पड़ता था। दोस्तों, पंडित जी का जो दोस्त था वो गूंगा था, वो बोल नहीं पाता था, एक पैर से लंगड़ा था, वो चल भी नहीं पाता था। लेकिन फिर भी पंडित जी की उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो जो लंगड़ा गूंगा था वो बड़ी अच्छी दोस्ती निभाता था। दोस्तों, पंडित जी इसी विचार से चल देते हैं अपने उस दोस्त से मिलने के लिए। और जैसे ही दोस्तों पंडित जी एक गांव को पार करते हैं, वैसे ही दोस्तों एक और व्यक्ति पंडित जी को मिल जाता है उसी रास्ते पे चलने वाला। पंडित जी ने सोचा कि चलो ये बढ़िया है, कम से कम एक साथी तो मिल गया, इससे बातें करते हुए आराम से चले जाएंगे। तो क्या होता है कि पंडित जी उस व्यक्ति से पूछने लगते हैं कि भैया कहाँ जा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जहां आप जा रहे हो वहीं हम भी जा रहे हैं, इसी रूट पे चल रहे हैं, चलो बढ़िया चलेंगे बातें करते हुए। दोस्तों, पंडित जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम धर्मराज है। पंडित जी को नाम थोड़ा सा अटपटा लगा। फिर पंडित जी ने सोचा चलो भैया उनके अम्मा दादा ने रख दिया होगा, हमें क्या मतलब। बातें करते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, तब तक एक गांव आ जाता है। वो जो धर्मराज थे, जिसने बताया मेरा नाम धर्मराज, उन्होंने कहा पंडित जी से कि आप चलो, मेरा थोड़ा सा इस गांव में काम है और घूम के अभी हम फटाफट से तुम्हारे पास में आ रहे, दूसरे रास्ते से, मुझे दूसरा रास्ता मालूम है। पंडित जी ने कहा कि ठीक है हम चल रहे, हमें कौन सी दिक्कत है, जाओ तुम अपना काम निपटा के आओ। दोस्तों, वो धर्मराज उस गांव में जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उस गांव में हाहाकार मच जाता है। लोग कहते हैं कि भैया मार दिया मार दिया। पंडित जी के कानों में भी आवाज पहुंचती। पंडित जी ने भी जानने की कोशिश की कि भाई इस गांव में क्या हो गया है। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति को एक सांड ने उठा के पटक दिया है और उस व्यक्ति की मौत हो गई है। इसलिए गांव में हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, पंडित जी इन बातों को सुन ही रहे थे कि तब तक धर्मराज आ जाते हैं घूम के। अरे कहते हैं कि हम तुमको वहां पे इंतजार कर रहे, तुम्हारा खड़े हो गए, तुम यहीं पे भी खड़े हो, चलो आगे। दोस्तों, पंडित जी धर्मराज के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। बातें करते हुए चले जाते कि बताओ, एक सांड ने एक आदमी को उठा के पटक दिया, बेचारा मर गया, घर परिवार वाले परेशान होंगे। इस तरीके की बातें करते हुए चले जा रहे हैं। तब तक क्या होता है कि एक दूसरा गांव और मिल जाता है। धर्मराज कहते हैं कि पंडित जी चलो, यहाँ मेरे भाई का एक दोस्त है, उससे कुछ जरूरी बात करनी है और आप चलो, हम एक शॉर्ट रास्ते से भी आ रहे हैं। पंडित जी आगे चल देते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि देखते ही देखते उस गांव में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि उस गांव में भीषण आग लग चुकी थी और उस आग में जाने कितने जानवर और जाने कितने लोग मारे गए। दोस्तों, पंडित जी बहुत ज्यादा हैरान कि इस गांव में ऐसा क्या हो गया। पता चला कि गांव में आग लग गई। पंडित जी बहुत ज्यादा दुखी हुए। तब तक क्या होता है कि जो धर्मराज थे वो घूम फिर के आ जाते हैं। दोस्तों, पंडित जी के दिमाग में ये बात आती है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका नाम बड़ा अटपटा सा धर्मराज, ये भी कोई नाम होता है। ऊपर से जिस गांव में जाता है उस गांव में कोई ना कोई कांड ही हो जाता है। ये कौन है आखिर में। लेकिन पंडित जी की हिम्मत नहीं होती कि इससे कुछ पूछें। दोस्तों, पंडित जी चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, तब तक क्या होता है कि एक गांव आगे और मिल जाता है। अब की बार फिर से धर्मराज ने कहा कि पंडित जी आप चलो, हम इस गांव में जाते हैं, थोड़ा सा काम है, एक व्यक्ति से मिलना है, जरूरी बात है, और मिलके अभी हम शॉर्ट रास्ते से आ रहे हैं, आप चलो। दोस्तों, अब की जी पंडित जी के दिमाग में आ गए, अब की अगर इस गांव में कोई घटना होगी तो मुझसे पूछेंगे जरूर कि तुम हो कौन। जहां भी जाते हो वहां कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तुम हो कौन। दोस्तों, क्या होता है कि धर्मराज जिस गांव में जाते हैं, थोड़ी देर बाद सूचना आती है, उस गांव में भी हाहाकार मच जाता है कि एक व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है।
उस व्यक्ति की मौत हो गई। अब की बार पंडित जी जलजलाने बैठे हैं कि अब की बार इसको आने दो, इसी से पूछेंगे। इस गांव, ये जिस गांव में जाता है उसी गांव में कुछ ना कुछ हो जाता है। धर्मराज फिर से घूम के आ जाते हैं। पंडित जी ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम जिस गांव में जाते हो उस गांव में कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, तुम हो कौन, क्या करके आते हो, कोई जादू टोना जानते हो क्या? धर्मराज जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने अपना नाम धर्मराज बताया, फिर भी तुमने नहीं पहचाना। मैं वो हूं जो लोगों के प्राणों को लेने जाता है यमराज के आदेश पे। दोस्तों, पंडित जी कहते हैं कि शक तो मुझे पहले से था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया कि सच में तुम प्राणों को लेने जाते हो। तुमको ये सब कैसे मालूम हो जाता है कि किसके प्राण कब लेने हैं, किसका समय कब पूरा होना है? दोस्तों, जो धर्मराज थे वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे सब पहले से मालूम होता है कि किसको किस वक्त लेने जाना है, किसका समय कब पूरा हो गया है। तब दोस्तों पंडित जी कहने लगते हैं कि अच्छा, अगर तुमको सब कुछ मालूम है तो तुम बता दो कि अब अगला नंबर किसका है, किस गांव में हमला करोगे? तो धर्मराज कहते हैं कि अब की बार उसी का नंबर है जिस दोस्त से तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत का कारण तुम बनोगे। पंडित जी बहुत ज्यादा हैरान, पंडित जी की रूह कांप गई कि एक तो इसने ये बता दिया कि तुम्हारे मित्र का नंबर है अब की बार, एक तो मेरे साथ साथ में चल रहा है, ऊपर से कह रहा तुम्हारे मित्र की मौत होगी और अपने मित्र की मौत का कारण हम बनेंगे। पंडित जी मन ही मन में विचार करते हैं, तो हम ऐसा काय को करेंगे, हमने अपने दोस्त से मिलने ही नहीं जाएंगे, यहाँ से वापस लौट जाएंगे अपने घर पे, देखें हमारा मित्र हमारी वजह से कैसे मर जाएगा। दोस्तों, पंडित जी मन में ये विचार कर रहे थे। धर्मराज जी हंसने लगते और पंडित से कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो वो मैंने समझ लिया, जान लिया। पंडित जी कहते क्या जान लिया? धर्मराज कहते हैं तुम ये सोचते हो कि तुम अपने मित्र की मौत का कारण नहीं बनोगे, तुम अपने घर वापस चले जाओगे, तुम अपने मित्र से नहीं मिलोगे, चाहे तुम लाख प्रयास कर लो, फिर भी तुम्हारे मित्र की मौत तुम्हारी वजह से होगी, इसका कारण तुम ही बनोगे। दोस्तों, पंडित जी ने भी ठान लिया कि अब हम यही देखते हैं कि तुम कितने पहुंचे हुए हो। दोस्तों, तब तक क्या होता कि पंडित जी ने देखा कि पंडित जी अपने जिस मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं वो मित्र पंडित जी की तरफ ही भागा चला आ रहा है, पैर को घसीटते हुए, और बोल तो पाता नहीं, जैसे तैसे थोड़ी बहुत आवाज निकालता है, भागता हुआ चला आ रहा है। पंडित जी भाग खड़े होते हैं कि हम तो ये सोच रहे थे कि इससे मिलेंगे नहीं, ये मेरे पास में चला आ रहा है, अगर ये हमसे मिला तो इसकी मौत हो जाएगी। पंडित जी भागने लगते हैं। अब क्या था दोस्तों, वो जो गूंगा दोस्त था वो पीछे पीछे भागता है, पंडित जी आगे आगे भागते हैं। और धर्मराज ने पंडित जी को यह भी बता दिया कि तुम्हारा जो मित्र था उसने तुम्हें पिछले गांव में ही देख लिया था, क्योंकि आज वो तुम्हारा मित्र भी तुमसे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन जब उसने तुम्हें देख लिया तो तब से वो तुम्हारा पीछा कर रहा है कि पंडित जी मुझे मिल जाए, लेकिन तुम बराबर आगे चले जा रहे हो। दोस्तों, अब क्या भाई, पंडित जी भागते हुए चले जा रहे हैं कि अब हम इसके पास बिल्कुल जाएंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, देखें इसकी मौत कैसे हो जाएगी। उधर वो गूंगा मित्र भागता हुआ पैर को घसीटते हुए चला जा रहा है, लेकिन जब उसको लगता है कि मेरा मित्र तो आगे ही भागता हुआ चला जा रहा है, दोस्तों उस गूंगे व्यक्ति को अटैक पड़ जाता है। मारे टेंशन की, कब से हम इंतजार कर रहे हैं, इनके पीछे भाग रहे हैं, तो हमको छोड़ के भाग रहे हैं। अटैक पड़ जाता है और तुरंत ही उस मित्र की मौत हो जाती है जो पंडित का दोस्त था। दोस्तों, अब धर्मराज कहते हैं क्या हुआ? पंडित जी कहते हैं कि ये क्या कर दिया, हम तो इसलिए भाग रहे थे कि मेरे मित्र की मौत ना हो, लेकिन फिर भी मेरा मित्र मर गया, ऐसा क्या कर दिया? लेकिन पंडित जी ने कहा कि चलो कम से कम अपने मित्र की मौत का कारण हम तो नहीं बने, हम उसके पास नहीं गए, नहीं तो होता कि मैंने मार दिया। धर्मराज हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्यों भूल गए कि वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, तुमसे मिलने की आस में ही उसने अपने प्राणों को त्यागा है, इसलिए उसकी मौत का कारण तुम ही बने। अब दोस्तों पंडित जी विचार करते हैं, ज्ञानी तो वो थे ही, कि सच में जो लिखा जा चुका है उसको कोई मेट नहीं सकता है, जिसकी जब मौत आनी है वो आके ही रहेगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन फिर पंडित जी ने सोचा कि जब ये धर्मराज हैं तो क्यों ना हम अपनी मौत के बारे में भी पूछ लें कि भाई मेरी मौत कब होगी। पंडित जी ने धर्मराज से पूछा कि चलो ठीक है, जब तुमको सब कुछ मालूम है तो फिर मेरी भी मौत बता दो कि मेरी मौत कब है। तो धर्मराज ने कहा कि घबराओगे तो नहीं? पंडित ने कहा कि नहीं, हम घबराएंगे। धर्मराज ने सोचा कि चलो हमें पंडित जी तो ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, हो सकता है कि जैसे अपने मित्र की मौत के सदमे को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, हो सकता है कि अपनी मौत को भी बर्दाश्त कर लें। धर्मराज ने बताया
कि तुम्हारी मौत आज के 6 महीने बाद आज के ही दिन और इसी वक्त होगी, वो भी तुम्हारे राज्य से बाहर दूसरे राज्य में, और तुम्हें फांसी लगेगी। और फांसी तुम अपने हाथ से लगाओगे और फांसी तुम हंसते हंसते लगाओगे, और आसपास जितने भी लोग खड़े होंगे वो गम नहीं मनाएंगे, दुखी नहीं होंगे, बस बल्कि सारे लोग ताली बजा रहे होंगे और तुम हंसते हंसते फांसी लगाओगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। दोस्तों अब ये बात सुन के पंडित जी तो चहक जाते हैं। चाहे कितना भी दोस्तों ज्ञानी हो, लेकिन अपनी मौत को सुन के हर कोई डर जाता है। अब क्या था कि पंडित जी सोचते कि ठीक है भाई, देखेंगे 6 महीने बाद मेरी मौत होगी, लेकिन उससे पहले पंडित जी ने अपने उस मित्र का अंतिम संस्कार किया, क्रियाकलाप किया, जो भी होता है। इसके बाद में पंडित जी अपने घर पे जाते हैं। अब पंडित जी के दिमाग में वही चीज आती है कि 6 महीने बाद मेरी मौत हो जाएगी, और धर्मराज ने कहा था कि दूसरे राज्य में होगी, तुम्हारे राज्य में नहीं होगी। अब पंडित जी के दिमाग में ये बात आती है, क्यों ना हम अपने राज्य से कभी निकले ही ना, दूसरे राज्य की बात है, दूसरे राज्य में हम जाएंगे नहीं तो मेरी मौत होगी नहीं। लेकिन फिर पंडित के दिमाग में ये बात आती है कि ऐसा ना हो कि यहाँ के जो राजा हैं वो मुझे किसी कारणवश किसी काम से दूसरे राज्य में भेज दें। तो पंडित जी सोचते हैं क्यों ना राजा के पास चलें और राजा को सारी बात बता दें। राजा से हम कह दें कि भैया 6 महीने के लिए मुझे इसी राज्य में रहने दो, स्थायी रहने दो, मुझे बाहर कभी मत भेजना। दोस्तों पंडित जी राजा के पास में जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे धर्मराज ने बताया कि मेरी मौत 6 महीने बाद है और दूसरे राज्य में है। तो दोस्तों ये जब सारी बात राजा सुनते हैं तो राजा ने कहा कि भाई हम भी देखेंगे तुम्हारी मौत 6 महीने बाद कैसे होगी, चलो तुम मेरे महल में रहो और बिल्कुल ही महल से निकलना नहीं। सारी पहरेदारी दोस्तों राजा ने पंडित जी के ऊपर लगा दी। राजपुरोहित थे तो बड़ी ही सुरक्षा में उनको रखा गया, महल में ही रखा गया। और पंडित जी डर तो बहुत ज्यादा रहे थे, ज्यों ज्यों समय कट रहा था वैसे वैसे पंडित जी बहुत ज्यादा डर रहे थे। लेकिन पंडित जी ये सोच रहे थे कि हम यहाँ से बिल्कुल डरेंगे नहीं तो भाई मौत होगी कैसे। दोस्तों क्या होता कि वक्त आगे बढ़ता जाता है, और जब दोस्तों सिर्फ पंडित जी की मौत के 3 दिन ही रह जाते हैं। अब दोस्तों पंडित को ना दिन में नींद आती है ना रात में नींद आती, चिंता में सोचते हैं कि कैसे मेरी मौत टल जाए। दोस्तों इंसान कितना भी परेशानी में जी रहा हो लेकिन ये नहीं चाहेगा कि मेरी मौत हो जाए। पंडित जी सोचते हैं कि मौत का समय टल जाए। अब क्या था कि पंडित जी को ना दिन नींद आती ना रात नींद आती। पंडित जी का दिमाग ऐसा हो गया कि पंडित जी को यही नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कर रहे, कहाँ चल रहे, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जब दोस्तों अगले दिन पंडित जी को फांसी होने वाली थी अगले राज्य में, उसी रात को दोस्तों पंडित जी के दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है। पंडित जी रात में, रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था, सारे लोग सो चुके थे। दोस्तों पंडित जी उठते हैं चुपचाप और उठ के जो अस्तबल बना होता है जहां पे घोड़े बंधे होते हैं वहां पे पंडित जी पहुंच जाते हैं। और 1-2 पहरेदारों ने देखा भी तो उन्होंने पंडित जी को टोका नहीं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि राजा का ये खास आदमी है, राजा ने खुद इनको महल में रखा है तो हम काहे को टोके। पंडित जी एक ऐसा घोड़ा निकालते हैं जो बहुत तेज दौड़ता है, और पंडित जी को कुछ नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका दिमाग कट सा गया। वो तेज दौड़ने वाला घोड़ा निकालते हैं और घोड़े पे बैठ जाते हैं, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे हैं। दोस्तों चलते चलते दूसरी सीमा में पंडित जी पहुंच जाते हैं। दूसरी सीमा में पहुंचने के बाद में पंडित जी राजमहल तक पहुंच जाते हैं। राजमहल में पहुंचने के बाद पंडित जी वहां भी पहुंच जाते हैं जहां पे राजा अपनी रानी के साथ में विश्राम कर रहे थे, शयन कक्ष में थे, सो रहे थे। दोस्तों पंडित जी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा कि वो कहाँ चल रहे, क्या कर रहे। और वो पंडित जी जाके रानी जहां पे लेटी हुई थी बिस्तर में, रानी के पास में लेट जाते हैं। अब दोस्तों जब सवेरा होता है तो राजा ने जब इस नजारे को देखा कि रानी के पास में एक अनजान व्यक्ति लेटा हुआ है, तो वहां पे तो भाई हाहाकार मच गया कि ये व्यक्ति कौन है, कैसे आया। रानी भी परेशान। दोस्तों राजा ने कुछ ना सोचा ना विचारा और कहा कि इस व्यक्ति को तुरंत फांसी दी जाए, ये फांसी का अधिकारी है, ये रानी के साथ पे कैसे लेट गया। तब तक दोस्तों पंडित जी भी अपने होश में आ चुके हैं। पंडित जी को ये नहीं मालूम कि हम हैं कहाँ पे। दोस्तों पंडित जी रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, राजा से कह रहे कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं तो सोया हुआ था अपने राजा के महल में, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे मैं कैसे आया।
लेकिन दोस्तों जब पंडित जी ने फांसी की बात सुनी तो पंडित जी राजा से कहने लगे कि देखो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन आज मुझे फांसी होके रहेगी, ये भी क्लियर है, ये भी निश्चित है। राजा ने कहा कि ये तुम कैसे जानते हो कि फांसी होके रहेगी, फांसी को कोई टाल नहीं सकता है। तब दोस्तों पंडित ने वो सारी कहानी बताई जो पंडित जी के पीछे बीती हुई थी कि ऐसे ऐसे धर्मराज ने कहा कि मेरी मौत होगी, तो राजा ने मुझे अपनी निगरानी में रखा, महल में रखा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि राजा को पंडित की बात पे विश्वास नहीं होता है। राजा ने अपने दूध बेच के उस राजा से वो सारी बात पता करवाई जहां से वो पंडित जी आए हुए थे। राजा ने कहा कि हम बिल्कुल वो सच बोल रहे हैं, पंडित जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं, वो निर्दोष हैं, उनको फांसी ना दी जाए। अब जब राजा को ये बात पता चलती है कि ये व्यक्ति जो है, ये पंडित है, ये बिल्कुल निर्दोष है, तो राजा फिर ये सोचते हैं कि मैंने फांसी के लिए बोल दिया, अगर मैं इस व्यक्ति को फांसी नहीं दूंगा तो मेरा जो वचन है वो खराब हो जाएगा, और अगर मैंने इसको फांसी दे दी तो ये निर्दोष मारा जाएगा। अब मैं करूं तो करूं क्या। दोस्तों राजा बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है वहां का, दूसरे राज्य का। तो राजा ने अपने जो ज्ञानी मंत्री थे उनको बुला के उनसे विचार विमर्श किया, परामर्श किया कि मैं क्या करूं, इसमें क्या करना चाहिए। तब दोस्तों राजा के जो ज्ञानी मंत्री थे उन्होंने राजा को एक सलाह दी कि राजा ऐसा करिए कि आपको हम एक ऐसी बात बता रहे, ऐसी सलाह दे रहे जिससे इस आदमी की मौत भी नहीं होगी और आपका वचन भी रह जाएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, जल्दी बताओ। उन मंत्रियों ने बताया जो सलाहकार थे कि इसको एक सूत के धागे में फांसी लगवा दो और सूत का धागा तुरंत टूट जाएगा और ये गिर जाएगा, इसकी मौत भी नहीं होगी, और आपने जो फांसी के लिए वचन दिया है, फांसी के लिए कहा है, तो आपके फांसी वाला वचन भी पूरा हो जाएगा और इस व्यक्ति की जान भी बच जाएगी। अब क्या था दोस्तों, राजा को ये बात अच्छी लगती है। राजा ने वैसा ही किया और सबको बता दिया, उस पंडित जी को भी बता दिया कि सूत का धागा जो होता है पतला सा, उससे फांसी लगवा देंगे तो तुम्हारी मौत भी नहीं होगी और मेरा वचन भी रह जाएगा। अब भाई सभी लोग बहुत ज्यादा खुश कि भैया ऐसी फांसी लग रही जिसमें जान नहीं जाएगी। दोस्तों सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जो पंडित जी थे वो भी बहुत ज्यादा खुश, कहते हैं कि धर्मराज कैसे कह रहे थे कि मेरी मौत हो जाएगी, देखिए अब इतना पतला सा धागा, इससे मेरी मौत हो जाएगी। धर्मराज भी झूठ बोलते, मैंने उनके वचन को गलत साबित कर दिया। अब क्या था कि पंडित जी के लिए भाई सूत के धागे का फंदा तैयार किया जाता है। पंडित जी आराम से हंसते हुए, आसपास लोग ताली बजा रहे हैं, पंडित जी हंसते हुए उस फांसी के फंदे को गले में डाल लेते हैं और नीचे भाई जैसे ही जमीन में आते हैं दोस्तों क्या होता है कि सूत का जो धागा था वो इतना पतला था कि उसकी वजह से जो गर्दन की एक नस होती है पंडित जी की, वो कट जाती है। वो नस कट जाती है, उसके कटने से इतना ब्लड बहने लगता है, इतना खून बहने लगता है कि पंडित जी के उस ब्लड को रोकना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते पंडित जी की मौत हो जाती है फांसी लगने से। अब दोस्तों इस नजारे को जो भी देखता है वो बड़ा हैरान, राजा भी बहुत ज्यादा परेशान कि ये क्या हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि जितने भी लोग इस नजारे को देखते हैं आबाक रह जाते हैं कि सच में मौत जहां पे लिखी होती, जैसे लिखी होती है वो वैसे होके रहती है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, वैसा ही आदमी का दिमाग कर दिया जाता है। दोस्तों जिस राज से वो पंडित जी आए हुए थे उस राज के राजा भी बहुत ज्यादा हैरान कि मैंने इतनी कोशिश की इसकी मौत ना हो, लेकिन मौत हो गई, मौत टाइम पे आ गई। और जैसा कि धर्मराज ने कहा था कि हंसते हंसते तुम अपने हाथ से फांसी लगाओगे, तो वैसा ही हुआ। पंडित जी ने हंसते हंसते लगा, पंडित जी ने सोचा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन पंडित जी नहीं बच सके। तो भाई मेरे अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे काम करते रहिए और जो होना होगा वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो आप लोग जरूर अपनी राय रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।